नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी। आपके साथ हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप, और रायपुर से एक बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस पार्टी में एक और बम फूटा है। दरअसल हम एक लेटर बम की बात कर रहे हैं। ये लेटर बम है क्योंकि कांग्रेस नेता ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को एक पत्र लिखा है, और इस पत्र से क्या भूचाल मचेगा पार्टी में, यह देखने का विषय होगा। चूंकि भूपेश बघेल पर और विकास उपाध्याय पर आरोप लगाने वाले ये एक और नेता हैं, वो भी कांग्रेस पार्टी के ही। दूसरे नेताओं को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है उन्होंने। सत्ता में रहते हुए प्रताड़ित किया, जेल भिजवाया। राकेश सिंह बैस ने लिखा मल्लिकार्जुन खड़गे को यह पत्र। भूपेश बघेल, विकास उपाध्याय पर कार्रवाई किए जाने की ये मांग कर रहे हैं। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के ये प्रदेश अध्यक्ष हैं राकेश सिंह, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, और इनके द्वारा एक लेटर के माध्यम से कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को यह पत्र लिखकर उन्होंने एक बड़ी सनसनी फैला दी है कांग्रेस पार्टी में। इससे पहले भूपेश बघेल को लेकर जो स्लीपर सेल वाले बयान पर चर्चा हुई थी वो तो आपको याद ही होगी, और उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन अभी ये एक और लेटर जो कि लिखा गया है कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को, और ये लेटर किसी और ने नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के ही नेता जो एक बड़े पद पर हैं, उपाध्यक्ष विकास उपाध्याय पर कार्रवाई की, और कांग्रेस पार्टी के राजनांदगांव से लोकसभा प्रत्याशी भूपेश बघेल पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। ये राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं राकेश सिंह के द्वारा ये पत्र लिखा गया। राकेश सिंह बैस, जिनके द्वारा कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लिखे गए पत्र के माध्यम से जिक्र किया गया। ममता राजेवार हमारी सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। ममता, कांग्रेस के एक और नेता ने कांग्रेस के ही कुछ और नेताओं पर आरोप लगाए हैं, एक और लेटर बम। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस में लगातार इस तरह की चिट्ठियां जो है वो आ रही हैं, और इन चिट्ठियों के जरिए अगर हम बात करें तो लगातार ये सवाल भी उठ रहा है ऐसे समय में जब एक संयोजन समिति बनी थी, और ये कहा गया था कि ये संयोजन समिति जो है, जो रूठे लोग हैं उनसे बात करेगी, बागियों से बात करेगी, और उसके बाद जो है बनाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इसके बाद हम लगातार देख रहे हैं कि इस तरह की स्थिति जो है वो बन रही है, और कांग्रेस में लगातार चिट्ठियां सामने आ रही है। और आज सचिन पायलट का दौरा है छत्तीसगढ़ में, तो क्या ये जो है पार्टी के जो कार्यकर्ता, अमूमन आप अगर गौर करेंगे तो जब किसी बड़े नेता का दौरा होने वाला होता है उसके पहले इस तरह की चिट्ठियां आती हैं, तो इसका मतलब ये भी है कि जिन लोगों की पहुंच सीधे हाईकमान से नहीं हो पाती है तो वो सीधे सीधे मैसेज देना चाहते हैं, और यही वजह है कि इस तरह की चिट्ठियां जो है वो ऐसे समय पर आती है। अब देखना यह है कि इस पर सचिन पायलट का क्या रिएक्शन होता है। जी ममता, ये मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखा गया, क्या इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष से भी कोई संपर्क करने की कोशिश की थी राकेश सिंह ने? बिल्कुल, देखिए पिछली बार भी अगर हम देखेंगे कि परिपाटी से चल गई है, पीसीसी को कोई इन्फॉर्म नहीं किया जाता, और सीधे जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी जाती है। और इसके पीछे का कारण ये बताया जाता है कि दीपक बैज से कहने का कोई मतलब नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। तो जाहिर तौर पर इस तरह की जो चीजें होती है वो इसका मतलब ये भी है कि जो राज्य स्तर पर जो संगठन एक सामंजस्य होना चाहिए वो सामंजस्य नहीं हो पा रहा है, और जो बार बार ये इस तरह की जब बागी जब सामने आते हैं। ममता, लौटता हूं आपके पास। राजीव चक्रवर्ती हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है राजीव भाई। अनिल जी भी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से, आपका भी बहुत स्वागत है। अनिल जी, पहला प्रश्न आपसे ये रहेगा, इससे पहले भी हमने एक लेटर देखा था, उसकी भी बात करेंगे, लेकिन राकेश बैस लिख रहे हैं कि भूपेश बघेल, विकास उपाध्याय जैसे लोग प्रताड़ित कर रहे हैं, जेल भिजवा रहे हैं, और वो भी मल्लिकार्जुन खड़गे को ये लेटर लिखा है। इसका मतलब ये तो साफ है कि बहुत जिम्मेदारी पूर्वक तरीके से लिखा गया लेटर है। कांग्रेस के लिए परेशानी बढ़ सकती है। देखिए, इस तरह के जो पत्र हैं और इस तरह के ठीक चुनाव के पहले, सरकार तो गए लगभग 4 महीने हो गया, लेकिन लोकसभा चुनाव के ठीक पहले जिस प्रायोजित तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, प्रलोभन देना, ईडी, सीबीआई, आईटी, ये जो छद्म राजनीति है भाजपा की, उसका एक छोटा सा हिस्सा है। आप इतने बड़े राजनीतिक दल में 5 लोगों का परिवार होता है, वहां किसी सदस्य परिवार के खिलाफ बयान दिला सकते हैं। यहाँ तो इतना बड़ा राजनीतिक दल है, और भारतीय जनता पार्टी चाहे इनके अवैध चंदे जो इन्होंने बुर्गों के माध्यम से वसूले हैं, सीबीआई, ईडी, आईटी के माध्यम से उन पैसों का इस्तेमाल हो, चाहे दूसरे तरीके से प्रभावित करके किसी न किसी व्यक्ति से बयान दिलवाकर मुख्य मुद्दों से जनता को भटकाना है। जो महंगाई की बात मत करें, रोजगार की बात मत करें, शिक्षा की बात मत करें, इनके 15 लाख कहाँ गए, अच्छे दिन कहाँ गए, इन मुद्दों पर कोई बात ना करें। इसलिए भारतीय जनता पार्टी राज्य सरकार की नाकामी
जो 4 महीनों में स्पष्ट हो गई है, और केंद्र सरकार की नाकामी और भारतीय जनता पार्टी की जो तानाशाही और लोकतंत्र की हत्या चल रही है, इससे जनता का ध्यान भटकाने के लिए विपक्षी दलों पर एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत ये चिट्ठीबाजी और बयानबाजी कुछ नेताओं से करवाई जाती। कल आपके एक मंत्री ने इस्तीफा दिया, उनसे बयान दिलवाया गया। इस तरह का जो हथकंडा है ये भाजपा का पुराना हथकंडा है, जनता इसको बखूबी समझती है, और इन आम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब जनता जरूर देगी कि आप ये जो छद्म लड़ाई लड़ रहे हैं, ये दुष्प्रेरित करके लड़ाई लड़ रहे हैं, खाते सीज कर रहे हैं, नेताओं को जेल भिजवा रहे हैं, छोटे छोटे नेताओं को खरीद कर या उनको दबाव बनाकर बयान दिलवा रहे हैं, इसका परिणाम भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र के जो मूल्यों को खत्म कर रही है जरूर जनता देगी। आप देखिएगा आगामी चुनाव में जनता वर्सेस भारतीय जनता पार्टी का चुनाव होने वाला है। राजीव भाई, जो आरोप, जो बात अनिल कह रहे हैं कि ये बीजेपी का पुराना हथकंडा है, छोटे नेताओं की उन्होंने बात की, छोटे नेताओं को डराया जा रहा है, बड़े नेताओं का क्या है? बड़े नेता भी तो वही बातें कह रहे हैं। कांग्रेस का अंतरकलह तार तार हो गया है। कांग्रेस के अंदर जो पिछले 5 वर्षों में जिस प्रकार से उन्होंने सिंडिकेट बनाकर इस प्रदेश को लूटा, अब उसकी कलाई खुल गई है। आपके अपने सिक्के खोटे हो और आप दूसरे पर अगर दोष मढ़े तो बड़ा हास्यास्पद है। कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार पिछले 5 वर्षों में जमीनी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की और सिंडिकेट बनाकर रेत का घोटाला किया, शराब का घोटाला किया, अब उस पर कोई बात करते हैं, लोग उस पर सवाल उठाते थे, उनके ऊपर कार्रवाई हुई, उनको पद नहीं दिया गया, उन्हें अपमानित किया गया, अब ये भाजपा का दोष हो गया। बड़ा मुश्किल है, यानी आप पाप करें, आपके पाप का घड़ा फूटे। कौन सी पार्टी और कौन सा दल सुरक्षित है बता दीजिए राजीव जी। अरे ये चुनाव लड़ा जा रहा है राम मंदिर की स्थापना पर, ये चुनाव लड़ा जा रहा 370 जो हमारे मैनिफेस्टो में था, ये चुनाव लड़ा जा रहा बेशक महंगाई पर, जो महंगाई थी उसको हमने लगाम लगाया वैश्विक महंगाई के बावजूद। ये चुनाव लड़ा जा रहा है भारत को नए मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की, ये चुनाव लड़ा जा रहा है रोजगार के लिए, जिस प्रकार से रोजगार पैदा किए जाए। 43,000 करोड़ रुपए जो दिए गए युवाओं के बीच में बांटे गए बिना कोलेट्रल सिक्योरिटी के, ये चुनाव उसी मुद्दों पर लड़ा जा रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के भानुमति का कुनबा उखड़ गया है, उसके पाप सामने आ रहे हैं और दोष दिया जा रहा है। देखना ये भी होगा, बहुत सारे तमाम लोग जी, राजीव जी, देखना ये भी होगा कि अब मल्लिकार्जुन खड़गे इस लेटर का क्या जवाब देते हैं, और क्या कोई मान मनोबल राकेश सिंह बैंस के लिए होगी, या फिर ये भी डर गए हैं, ये भी बिक गए हैं कह करके इनसे भी पल्ला इतिश्री कर ली जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का समय निकालने के लिए, बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। ममता राजेवार हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी थी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और बढ़ते आगे और अब बात करेंगे रायपुर से एक बड़ी खबर की। शराब घोटाला मामले में आज सुनवाई होनी है। दरअसल शराब कारोबारी की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। अरविंद सिंह ने यह याचिका लगाई है, जमानत याचिका लगाई गई है। रायपुर की विशेष अदालत में आज सुनवाई हो सकती है। दरअसल कल आबकारी अधिकारी एपी त्रिपाठी की गिरफ्तारी हुई थी और एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम एपी त्रिपाठी को गिरफ्तार कर रायपुर ले आई है। बिहार के गोपालगंज से यह गिरफ्तारी एपी त्रिपाठी की हुई थी और शराब घोटाला मामले के किंग पिन अरुणपति त्रिपाठी को कहा जाता है। और अब इस पूरे मामले में एक और तथ्य सामने आया जिसमें शराब कारोबारी द्वारा एक याचिका लगाई जिस पर आज सुनवाई होने। कितने बजे से याचिका पर सुनवाई होगी और क्या कुछ इसमें तथ्य रखे जा सकते हैं, क्या कुछ और डिटेल जानेंगे हमारे सहयोगी युगल तिवारी से। युगल हमारे साथ जुड़ गए। जी युगल। जी बिल्कुल, देखिए आज जो याचिका पर सुनवाई होनी है, कोर्ट जैसे ही खुलेगा लगभग 11 बजे, उसके बाद जो ईडी के वकील है, उसके अलावा जो जमानत याचिका करता है जो अरविंद सिंह के वकील हैं, वो यहाँ कोर्ट पर मौजूद होंगे और दोनों के बीच बहस होगा कि आखिर जमानत क्यों दिया जाए और जमानत क्यों ना दिए जाए। चूंकि अभी एसीबी ईओडब्ल्यू इस पूरे मसले की जांच कर रहे हैं। अरविंद सिंह इससे पहले भी गिरफ्तार हुए हैं, ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था, लेकिन जमानत पर वो रिहा हुए। जैसे ही जमानत पर रिहा हुए थे उसके 2 दिन बाद एसीबी की टीम ने एक नई मामला दर्ज करके उसे गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही साथ अनवर ढेबर की गिरफ्तारी भी उन्होंने की है। और अभी एक जो बड़ा जो कल जो अपडेट यही था कि जो एपी त्रिपाठी है, जो पूर्व जो डायरेक्टर रहे हैं शराब कारपोरेशन के, तो उन्हें गिरफ्तार करके आज जो रायपुर लाई है, तो उसके भी वकील हैं और जमानत याचिका है वो लगाए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि अलग अलग जमानत याचिका लगाई गई
गई है और अरविंद सिंह को जमानत मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो कोर्ट तय करेगा। लेकिन उस मसले पर आज सुनवाई है और ईडी जो एसीबी की ओर से जो ईडी के वकील रहे हैं उन्हें भी जो आदेश दिया गया है, उन्हें भी एक जो निर्देश जारी किया गया है। वही जो सौरभ हैं वो जो ईडी के वकील हैं वो इस पूरे मामले की पैरवी करेंगे, क्योंकि उन्हें पूरे मामले की जानकारी है और लगभग 2000 करोड़ से अधिक का ये शराब का घोटाला है। तो देखना होगा कि अब उन्हें जमानत मिल पाती है नहीं मिल पाती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम लगातार छत्तीसगढ़ में लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। कल 21 ठिकानों पर जो दबिश दी गई थी और 19 लाख से अधिक नकदी बरामद किया गया है। करोड़ की संपत्ति भी सोने चांदी के जो जेवर हैं वो भी जब्त किए गए हैं और बेनामी संपत्ति भी मिली है, ऐसी जानकारी जो आई है। जी, और याचिका पर सुनवाई के दौरान क्या कुछ तथ्य रखे जाएंगे, अदालत में क्या कुछ होता है, विशेष अदालत में क्या कुछ बातें और होगी, इस पर डिटेल्स लेंगे आपसे आगे। बहुत बहुत शुक्रिया युगल, आप बने रहिएगा हमारे साथ, कुछ और खबरों पर आगे आपसे डिटेल लेनी है। और बढ़ते हैं आगे, रायपुर से एक और बड़ी खबर। कोयला घोटाला मामले में आज सुनवाई होगी। सौम्या चौरसिया की जमानत पर सुनवाई होनी है। निलंबित अधिकारी सौम्या चौरसिया पर सुनवाई होगी। कोयला घोटाला मामले में जेल में बंद है सौम्या चौरसिया। दरअसल ईडी आज जमानत याचिका के विषय में अपना पक्ष रखेगी। सौम्या के द्वारा जमानत के लिए याचिका लगाई गई है और इस याचिका पर सुनवाई के दौरान क्या कुछ तथ्य रखे जाते हैं, क्योंकि ईडी के द्वारा इस पूरे मामले में सौम्या की जमानत याचिका के विरोध में पक्ष रखे जाएंगे और क्यों जमानत नहीं दी जानी चाहिए इसके संबंध में जब ईडी अपना पक्ष रखेगी, अपनी बातें रखेगी, उस पर और डिटेल्स आगे आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें, निलंबित अधिकारी सौम्या चौरसिया जो कि कोयला घोटाला मामले में अभी जेल में है और ईडी आज इस जमानत याचिका को लेकर जो सुनवाई होगी कोर्ट में उस पर अपना तथ्य रखेगी, अपने पक्ष को रखेगी। और अब देखना होगा कि सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका स्वीकार की जाती है या फिर खारिज की जाती है। कोयला घोटाला मामले में जेल में बंद है अभी सौम्या और आज जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है और इस सुनवाई के दौरान क्या कुछ और विषय सामने आएंगे ये भी देखने का विषय होगा। युगल तिवारी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। युगल, शराब घोटाला के बाद अब कोयला घोटाला मामले में भी कार्रवाई चल रही है। सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है। जी बिल्कुल, देखिए 2 दिसंबर 2022 को सौम्या चौरसिया की गिरफ्तारी हुई थी और ईडी ने एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी किया था। लगभग 500 करोड़ के अधिक का ये जो कोल घोटाला है, कोल स्कीम है, उसका पर्दाफाश हुआ था। ईडी ने इसकी प्रेस रिलीज भी जारी की थी और आखिर कोल लेवी किस तरह से वसूली की जाती है। अभी हाल ही में विशेष अदालत से जो पूर्व IAS निलंबित IAS हैं रानू साहू और इसके बाद जो निलंबित जो अधिकारी हैं सौम्या चौरसिया, उनसे पूछताछ के लिए 3 दिनों की कोर्ट ने अनुमति दी थी। एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम लगातार उनसे जाकर के 3 दिनों तक 4, 5 और 7 अप्रैल को पूछताछ की है। लेकिन अब पिछले बुधवार को जमानत याचिका लगाई गई थी सौम्या चौरसिया के वकील की ओर से, तो चूंकि एक अधिवक्ता का निधन हो गया था इसलिए जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई थी, लेकिन आज उसकी सुनवाई होनी है। इससे पहले जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी लगाई गई थी लेकिन वो भी खारिज हो चुकी है। देखना होगा कि इसमें किस तरह के जो पक्ष हैं, जो बचाव पक्ष के वकील हैं, सौम्या चौरसिया के जो वकील हैं वो रखते हैं, लेकिन ईडी की ओर से सौरभ जो हैं पांडे हैं वो अपना पक्ष रखेंगे और शुरू से इस केस की वो जो ईडी की ओर से शुरू से इस केस की पैरवी करते आए हैं तो वो भी अपनी दलील रखेंगे। कुल मिलाकर यही है कि जब न्यायालय का वक्त होगा, जब समय होगा तो दोनों पक्ष के उभय पक्षों को जो अदालत है सुनेगी, उसके बाद फैसला सुरक्षित रहेगा। नजर आप बनाए रखिएगा युगल, आगे आपसे डिटेल्स लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए बढ़ते हैं आगे और एक और अहम खबर आपको बता दें। कोंडा गांव में आइस फैक्ट्री पर खाद्य विभाग ने छापा मारा है। फैक्ट्री में गंदगी देख अधिकारी भड़क उठे। दरअसल फैक्ट्री संचालक को साफ सफाई रखने के लिए समझाया और सफाई नहीं रखने पर लाइसेंस निरस्त करने की चेतावनी दी गई है। आइस फैक्ट्री में गंदगी थी और इस गंदगी को देखकर अधिकारी भड़क उठे। अधिकारियों का यह कहना है कि खाद्य सामग्री जिसमें कि साफ सफाई बेहद महत्वपूर्ण और सबसे महत्वपूर्ण ये पक्ष होता है और इसमें अगर ध्यान नहीं दिया जा रहा है तो इस पर एक्शन भी लिया जा सकता है। कोंडा गांव में स्थित एक आइस फैक्ट्री में पहुंचे थे खाद्य विभाग के अधिकारी
और अभी सख्त लहजे में चेतावनी देकर आगे से साफ सफाई रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं। बहरहाल देखना होगा कि अगर इस पर गंभीरता से आइस फैक्ट्री काम नहीं करती है तो आगे भी लाइसेंस निरस्त करने की बात अधिकारियों के द्वारा कही गई है। और छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण का नामांकन आज से शुरू। दरअसल आज से तीसरे चरण के लिए जो चुनाव लड़ रहे कैंडिडेट्स हैं वो नामांकन करा सकेंगे। छत्तीसगढ़ की बची हुई 7 सीटों के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो चुकी है। दरअसल 11 बजे से 3 बजे तक ये नामांकन किए जा सकेंगे और नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू होकर 19 अप्रैल तक चलेगी। इसके अलावा 22 तारीख तक नाम वापस लेने के लिए तीसरे चरण के चुनाव के लिए जो कैंडिडेट 19 तक नॉमिनेशन फाइल करेंगे, यदि उनमें से कोई चुनाव न लड़ना चाहे तो 20 को स्क्रूटनी के बाद वो अपना नाम वापस ले सकते हैं 22 अप्रैल तक। बहरहाल आपको बता दें कि जिन सीटों पर, इन 7 सीटों पर जहां चुनाव होने हैं 7 मई को, उनकी कौन कौन सी सीट हैं और किस पार्टी से कौन सा कैंडिडेट खड़ा है किसके सामने, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। तो काफी महत्वपूर्ण और दिलचस्प लड़ाई होगी ये 7 मई को, जहां सभी मतदाता अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और प्रत्याशियों की भाग्य का फैसला करेंगे। और उमेश मौर्य हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तनु वर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उमेश, पहले आपके पास आते हैं कि आज से जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया है, मुझे लगता है कि अब से कुछ ही देर में वो औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगी। 11 बजे से समय बताया गया और 19 तारीख तक ये प्रक्रिया चलनी है। क्या तैयारियां चल रही हैं? 7 सीटों पर तीसरे फेज के लिए वोटिंग होनी है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर जो तमाम प्रक्रियाएं हैं वो शुरू कर दी गई है। तीसरे चरण की प्रक्रियाएं शुरू कर दी है। इसको लेकर छत्तीसगढ़ की 7 महत्वपूर्ण सीटें हैं, रायपुर, दुर्ग, कोरबा, बिलासपुर, रायगढ़, जांजगीर और सरगुजा सीट। इन सीटों के लिए जो है प्रक्रिया शुरू कर दी है। आज सुबह 11 बजे से 3 बजे तक के फॉर्म जो है वो जो प्रत्याशी है वो ले सकते हैं। इसके साथ ही 19 अप्रैल तक की ये प्रक्रिया चलेगी। 20 अप्रैल को नामांकन की पत्रों की जांच होगी और वहीं 22 तारीख को नाम वापसी का दिन है। तो निश्चित रूप से जो निर्वाचन आयोग की ओर से जो तमाम जो तैयारियां होनी चाहिए वो पूरी कर ली गई हैं। बैरिकेटिंग्स किए गए। इसके अलावा जो अभ्यर्थी होंगे वो केवल जो प्रत्याशी होंगे वो केवल 5 ही लोग जमा करने के लिए जो है रिटर्निंग ऑफिसर के पास जा सकते हैं। इसके अलावा 100 मीटर की दूरी से पहले ही यहाँ पर जो वाहनों के आने की जो व्यवस्था है उसको वहां पर की गई है। सुरक्षा व्यवस्था के तमाम कड़े जो इंतजाम है वो निर्वाचन आयोग की ओर से किए गए हैं। तो चूंकि अब से कुछ देर बाद ये बिलासपुर लोकसभा सीट के लिए जो है नामांकन के लिए जो प्रत्याशी है वो यहाँ पर पहुंचने लगेंगे और नामांकन लेने लगेंगे। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इन 8 दिनों का जो दिया गया है नामांकन की प्रक्रिया के लिए उसमें 3 दिन सरकारी छुट्टियां हैं। मैं आपको बता दूं 13 पर भी चुनाव लड़ा जाएगा और इसी के लिए मतदान से पहले जो नॉमिनेशन फाइल का काम है वो आज से शुरू हो रहा है। तनु के पास चलते हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मिथिलेश भी मुझे फ्रेम में नजर आ रहे हैं दुर्ग से। मैं आपके पास भी आऊंगा मिथिलेश, लेकिन अभी रायपुर में क्या तैयारी चल रही है? तनु, कौन कौन से कैंडिडेट नॉमिनेशन आज फाइल कर सकते हैं? क्योंकि 19 तारीख तक का समय है तो अमूमन ऐसा होता है कि लास्ट डेट से ठीक पहले ही नॉमिनेशन फाइल होते हैं। रायपुर में क्या स्थिति है फिलहाल? जी बिल्कुल, देखिए तीसरे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया जो है वो आज से शुरू हो जाएगी और आज 11 बजे से 3 बजे तक कैंडिडेट जो है अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। 19 अप्रैल को नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन है और 20 अप्रैल को नामांकन फॉर्म की जांच किए जाएंगे और 22 अप्रैल को जो कैंडिडेट अपना नामांकन वापस लेना चाहते हैं वो वापस ले सकते हैं। वहीं तीसरे चरण में छत्तीसगढ़ के 7 लोकसभा सीटों पर जो है वो मतदान होना है, जिसमें से रायपुर लोकसभा सीट भी जो है वो शामिल है और रायपुर लोकसभा सीट जो है वो शुरू से ही हॉट सीट मानी जाती है। और इस बार का ये जो मुकाबला है वो काफी दिलचस्प होने वाला है क्योंकि भाजपा ने मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को रायपुर लोकसभा सीट से मैदान में उतारा है, जिनका मुकाबला कांग्रेस के विकास उपाध्याय से है। वहीं 15 अप्रैल को भाजपा के जो कैंडिडेट हैं बृजमोहन अग्रवाल वो नामांकन दाखिल करने जाएंगे। भाजपा कार्यालय से घड़ी चौक तक एक विशाल रैली जो है वो निकाली जाएगी और घड़ी चौक से बृजमोहन अग्रवाल पैदल नामांकन दाखिल करने जाएंगे और इस दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव समेत तमाम वरिष्ठ नेता जो है उनके नामांकन रैली में शामिल होंगे। इसके साथ होता है मिथिलेश कि जब कैंडिडेट शक्ति प्रदर्शन करे या किसी भी तरह से लोगों के आंखों में
वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन सके। दुर्ग में क्या तैयारी, आज से नॉमिनेशन फाइल होना शुरू हो जाएगा? निश्चित रूप से पूरी तैयारी प्रशासन द्वारा पूरी कर ली गई है। 11 बजे जो है वहां नामांकन की प्रक्रिया आरंभ होगी, दोपहर के 3 बजे तक चलेगी। 19 तारीख तक का ये समय है और उसके बाद में 20 तारीख को स्क्रूटनी की जाएगी और 22 अप्रैल जो होगा वो नाम वापसी का दिन होगा। 7 मई को चुनाव होंगे जहां पर मतदान डाले जाएंगे। करीब 20 लाख जो है मतदाता है दुर्ग के, वे अपने मतों का प्रयोग करेंगे। प्रशासन द्वारा सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। किस तरह से नामांकन पत्र जो दाखिल करने आएंगे उनको वाहन कहां रखना है, किस तरह से नियम बनाए गए हैं कि 5 अभ्यर्थी के साथ में आएंगे लोग और वो नियमतः जैसे होता है वैसे अंदर दाखिल होंगे और अपने नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। दुर्ग की यदि बात किया जाए तो राजनीतिक दृष्टिकोण से काफी अहम ये सीट रही है, क्योंकि इस बार पूर्व मुख्यमंत्री भी यहां से आते थे, कई मंत्री भी यहां से आते थे और अब जो है जो लाखों करीब 4 लाख मतों से जो विजयी हासिल किए थे, विजय बघेल जो है वो बीजेपी की ओर से है और राजेंद्र साहू जो है कांग्रेस की ओर से। दोनों के बीच में ही मुकाबला होना है और नॉमिनेशन फाइल करने के लिए कौन कब किस वक्त जाएगा, इस पर बातचीत करेंगे आगे आपसे। बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस पूरे मामले पर डिटेल्स देने के लिए। और अब बात उस सेगमेंट की जिसमें वोटर बोलेगा, नेताओं के सामने अपने मन के भेद खोलेगा, बात करेगा चुनाव के बारे में, उम्मीदवारों के बारे में, मुद्दों के बारे में और रखेगा अपना पक्ष। 3 बार यहाँ के सांसद रह चुके हैं, वह केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। अभी तक उनके राज्य में हमारे गांव में किसी प्रकार का कोई विकास नहीं हुआ है। नहर के वादा करके जाते हैं, लौट के दोबारा नहीं आते हैं और पानी के चलते नल जल योजना के लिए कई बार योजना स्वीकृत कर देते हैं, झूठा वादा करते हैं, वोट लेकर जो निकल जाते दोबारा आंखें मुड़कर नहीं देखते हैं। ऐसी सरकार से हम बहुत ज्यादा तंग आ चुके हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारा गांव को पूरा विकास होना चाहिए। हमको नहर का पानी का जो वादा किया गया था वह वादा होना चाहिए। और हमारा यह क्षेत्र मंडला लोकसभा क्षेत्र में आता है और हमारे यहाँ के प्रत्याशी माननीय कुलस्ते जी केंद्र में मंत्री हैं। केंद्र में मंत्री रहते हुए पिछले सालों में कुलस्ते जी के द्वारा छोटी रेल लाइन को जो है अमान परिवर्तन के लिए प्रयास किए गए, जिसके फलस्वरूप यह क्षेत्र बड़ी रेल लाइन से जुड़ गया, जिसकी सुविधा क्षेत्र के बहुत सारे लोगों को मिल रही है। वर्तमान में मोदी सरकार एवं भाजपा सरकार के द्वारा किसानों के यह सर्वांगीण देश के सभी क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास किया है। उदाहरण के लिए मैं स्वयं लाभान्वित कृषक हूं, चाहे किसान सम्मान निधि योजना हो, निर्मल कूप निर्माण योजना का लाभ हो, चाहे बलराम ताल योजना का लाभ हो और समर्थन मूल्य पे किसानों का अनाज लेने की योजना हो। ऐसी कई योजनाएं जिनमें किसानों को इससे लाभ मिला है और किसानों की माली हालत सुधरी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित हैं। किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना, अन्य प्रकार की योजनाएं संचालित हैं। मैं प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। विकास कार्य हुए हैं और कुलस्ते जी के मंत्री रहते में यहाँ पे बस स्टैंड बना है, गार्डन बना है और रूरल मिशन से कॉम्प्लेक्स बना है और वॉलीबॉल का एक वो बना है, एक खेल मैदान बना है। बस बहुत से कार्य किए कुलस्ते जी। तो अगर आप भी ऐसा कोई अपना वीडियो मैसेज भेजना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना मैसेज भेज सकते हैं 7815929855 यानी 7815